कम से कम 1 घंटा है, आप चाहें तो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी आपके मन में प्रश्न है, जो सुझाव है, जो शंकाएं हैं, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अपनी क्षमता के अनुसार उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। जरूरी नहीं है कि जितनी बात आप पूछें मेरे प्रश्न से आप संतुष्ट हो जाएं, लेकिन अपनी ओर से प्रयास करेंगे। अभी अगर संतुष्टि न हुई हो, आपको ऐसा लगे कि आपकी बात आप पूछ नहीं पाए, उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। आने वाले समय में आपसे कई बार मिलना मिलाना होगा। इस बात को आप यदि आप आश्वस्त रहिए। तो सबसे पहले मेरा परिचय सज्जन ने कराया, मैं अपनी ओर से भी अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम शांत किशोर है। मैं बिहार के सासाराम जिले के एक छोटे से गांव कुनार से आता हूँ। मैं बिहार आ जाएगा, कोई नहीं, ठीक। मैं बिहार के सासाराम जिले के एक छोटे से गांव कुनार से आता हूँ। मेरे पिताजी यहाँ सरकारी चिकित्सक थे बिहार सरकार में। मेरी प्रारंभिक शिक्षा बिहार के सरकारी स्कूलों से हुई है। बाद में पटना साइंस कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला। उसके आगे की पढ़ाई बिहार से बाहर से हुई है। पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं 10 साल तक संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशंस में काम करता था। पहले 3 साल भारत में था, उसके बाद अमेरिका में रहता था, फिर 4 साल अफ्रीका में काम करने का अवसर मिला। जिस परिचय से आप मुझे जानते हैं या जिस परिचय से मीडिया मुझे इंट्रोड्यूस करती है, राजनीतिक रणनीतिकार, चुनावी सलाहकार जैसे शब्दों का जो प्रयोग है, वो काम 2011 से शुरू किया। या आप ऐसे मानिए कि नियति ने उस काम पर, उस रास्ते पर 2011 से मुझे डाला। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं और मेरे परिवार के कभी किसी ने राजनीति से कोई हमारा सरोकार होगा ऐसा कभी सोचा नहीं होगा। राजनीति से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं रहा। 2011 में मोदी जी से मुलाकात हुई कुपोषण पर। गुजरात में कुपोषण पर काम करने के संदर्भ में मैंने देश के कुपोषण की स्थिति पर एक लेख लिखा था और वो तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भेजा था। उसी संदर्भ में उस लेख में गुजरात के विषय में कुछ नेगेटिव बातें कही गई थी। उनकी जानकारी या उनके ऑफिस के लोगों की जानकारी में बात आई होगी और उसी संदर्भ में उनसे मेरी मुलाकात हुई। और जैसा मैंने कहा, नियति एक चीज है, तो उनके साथ आगे काम करने आए थे कुपोषण पर। कभी ये नहीं सोचे थे कि ये चुनाव प्रबंधन वगैरह कोई काम करना है। ठीक है, खैर 2011 से वो काम शुरू किया। 2021 तक 10 साल में कुल 11 चुनाव से जुड़े रहे। 2014 का लोकसभा का चुनाव और अलग अलग समय में 10 राज्यों में चुनाव। बैठ जाइए। इन 11 चुनावों में थोड़ा आगे हो जाइए। इन 11 चुनावों में यूपी का 17 का अगर आप चुनाव छोड़ दें तो भगवान की ऐसी कृपा रही है कि किसी भी चुनाव में विफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे चुनाव की कोई विशेष जानकारी है। ऐसा नहीं है कि मुझे सामाजिक और राजनीतिक विषयों की जानकारी दूसरों से बहुत ज्यादा है। कई बार जीवन में अवसर मिलने की भी बात है। अवसर मिला, मैंने अपनी ओर से थोड़ा बहुत प्रयास किया होगा। कुछ माता पिता का आशीर्वाद है, भाग्य में लिखा हुआ है, सफलता मिल गई। जो लोग चुनाव जीतते हैं, जो पार्टियां चुनाव जीतती हैं, वो अपनी ताकत से लोग चुनाव जीतते हैं। कोई प्रशांत किशोर उनको चुनाव हरा जिता नहीं सकता। नेता पार्टी जो है वो अपने दम पे चुनाव जीतते हैं, उनके कार्यकर्ताओं के प्रयास से चुनाव जीतते हैं, जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतते हैं।
हम जैसे लोग उस पूरे प्रयास में अपना एक कंधा लगा सकते हैं, थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे घड़ा जो बनता है वो तो मिट्टी और चाक से ही बनता है, लेकिन घड़ा बनाने वाला जो कुम्हार है, तो जब घड़े को लेकर बाजार में आता है तो कुम्हार की ही चर्चा होने लगती है। कोई आदमी चाक और मिट्टी नहीं देखता है, लेकिन आप कितने बड़े हुनरमंद कुम्हार हो, अगर आपके पास सही मिट्टी न हो, सही चाक न हो, तो आप कोई घड़ा नहीं बना सकते। उसी तरीके के हम लोग की भूमिका है। हम लोग मीडिया के द्वारा बनाए हुए बहुत ओवररेटेड लोग हैं, इतनी क्षमता नहीं है जितना मीडिया बताती है। एनीवे 10 बरस उस काम को किया, जैसा आपको पता है, मैं बता रहा हूँ। थोड़ी बहुत समाज की नजर में सफलता भी मिली। बिहार में भी 2015 में उसी संदर्भ में आए थे, यहाँ बड़ी जीत यहाँ पर भी मिली थी। लेकिन 10 साल वो काम करने के बाद तो मई 2021 में जब बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए, उस दिन मैंने पब्लिकली ये घोषणा की है कि अब जीवन में ये काम आगे नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 साल काम करने के बाद अनुभव हुआ कि अगर आप किसी के साथ लगकर उसको चुनाव जिता देते हैं, सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था का परिवर्तन हो। जहाँ जहाँ चुनाव में हम लोग जीत कर आए, सरकारें बन गई, वहाँ मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि वहाँ अच्छी सरकार चलने लगी। आज देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है, लेकिन हम यहाँ विश्वास से आपसे नहीं कह सकते हैं कि उन 6 राज्यों में अच्छी सरकार चल रही है। 2015 में बिहार में महागठबंधन को बहुत भारी सफलता मिली। महागठबंधन तो बनाया ही गया, उसके साथ साथ मैंने 7 निश्चय की एक परिकल्पना भी बनाई गई थी, उस समय किया गया। 7 निश्चय किसी प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की सोच नहीं थी। उस समय बिहार के 40,000 गांव में सर्वे करके लोगों से पूछ कर बनाया गया था कि अगर सरकार बने तो उसको किस मुद्दे पर काम करना चाहिए, कौन सा स्कीम होना चाहिए जिस पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाए। उन्हीं 7 मुद्दों को बनाया गया, उसको 7 निश्चय कहा गया। 7 साल हो गए, आपके हमारे सामने है, बिहार उससे नहीं बदला। उसके बाद 2-3 सरकार आई गई, लेकिन बिहार उससे नहीं बदला। ये मैं यहाँ पर 7 निश्चय का मूल्यांकन करने नहीं आया, मैं आपको ये बता रहा हूँ अपना मेरा खुद का जो अनुभव रहा है। क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे मन के मुताबिक MLA बन जाए, हमारे मन के मुताबिक मंत्री बन जाए, हमारे चाहने वाला कोई मुख्यमंत्री बन जाए, उससे सारी व्यवस्था सुधर जाएगी। ऐसा होता नहीं। 10 जगह तो कम से कम हम चुनाव जीत कर बता रहे हैं, सरकार बन जाती है, फिर उसके बाद व्यवस्था नहीं बदलती है। ये सारा 10 साल का जो अनुभव रहा, उसके बाद ये तय किया कि अब ये काम जीवन में नहीं करना है, अब कुछ ऐसा करना है जिससे व्यवस्था परिवर्तन की ओर कुछ काम किया जा सके, जिससे जीवन, लोगों के जीवन में सही में कुछ बदलाव आए। इसीलिए 1 साल तक काम छोड़ने के बाद सोचते विचारते रहे कि जीवन में आगे क्या करना है, और सब सोचने जांचने विचारने के बाद, सारे विकल्पों पर गौर करने के बाद ये तय किया कि अपने राज्य बिहार वापस जाएंगे और जाकर यहाँ एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। नया दल बनाकर चुनाव लड़ने की बात नहीं है, नया दल बनाकर चुनाव लड़ने की बात नहीं है, एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की बात है, जिसमें अगर दल बने तो दल समाज के सही लोगों को साथ में लेकर बने, एक सही सोच के साथ बने और ऐसे लोगों के साथ बने जिनका सामूहिकता में, जिसकी सामूहिक शक्ति, लोकतांत्रिक शक्ति में जिसका यकीन हो, ताकि दल को लोकतांत्रिक तरीके से बनाया और चलाया जाए। लोग साथ में मिलकर दल बनाएं और साथ ही उसको चलाएं। अगर कल होकर कोई दल बनता भी है तो दल प्रशांत किशोर का दल नहीं होना चाहिए, उस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं होना चाहिए, उस दल का नेता वो होना चाहिए जिसको सब लोग मिलकर तय करेंगे तो इस दल को बना रहे हो। अब ये जो काम करना है, इसमें पहली कड़ी लिखी हुई है, सही लोग। ये बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए, उनसे समझा सीखा जाए, उनको प्रेरित किया जाए, उनको समझाया बुझाया जाए कि साहब अगर बिहार को बदलना है, बिहार में विकास लाना है, तो हर हालत में बिहार के लोगों को ही मिलकर प्रयास करना होगा। अब आप कहेंगे कि इसकी बिहार में जरूरत क्या है, सरकार तो चल ही रही है, कुछ लोगों के मन के मुताबिक चल रही होगी,
किसी दूसरे के मन के मुताबिक नहीं चल रही होगी तो आपके विपक्ष में होगा, आप सोचिएगा कि आपकी सरकार आगे आ जाएगी। अब आप बिहार की विकास यात्रा को ठीक से समझिए। आज बिहार जो है वो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सबसे ज्यादा लोग और देश में भुखमरी के सबसे ज्यादा शिकार लोग इसी राज्य, हमारे आपके राज्य बिहार में रहते हैं। ऐसा तब है जब पिछले 50-60 सालों में करीब करीब सभी दलों को अवसर मिला है। 25 से ज्यादा लोग मुख्यमंत्री बने हैं। हम यहाँ खड़े होकर किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम उलट बात कह रहे हैं। राजनीति में लोग कहता है कि ये आदमी काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि जितने लोग मुख्यमंत्री बने, जितनी सरकार बनी, उन्होंने जो काम किया या जो करने का दावा कर रहे हैं वो सब बात को मान लीजिए। मान लीजिए कि लालू जी के राज में सामाजिक न्याय हुआ, मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी ने आर्थिक विकास किया, लेकिन अगर सब बात को मान भी लीजिएगा तो भी आज जो बिहार की स्थिति है वो तो आपके हमारे सामने है। इसीलिए लोगों को लगता है कि नहीं भाई, जो हुआ सो हुआ, कुछ बेहतर होना चाहिए। किसी को गाली गलौज और राजनीतिक टीका टिप्पणी की बात नहीं है। इस जो अभी तक लकीर खींची गई है उससे बेहतर और बड़ी लकीर खींचनी होगी, बेहतर प्रयास करना होगा। कैसे होगा? वो आदमी जो मंच पर खड़ा होता है, नया आदमी आता है, वो बताता है कि हम ही भगवान के भेजे हुए दूत हैं, हमको मालूम है, हम पर भरोसा कीजिए, हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। मैं आपको सामने से बताने आया हूँ कि कम से कम प्रशांत किशोर की तो इतनी ताकत नहीं है, हमारी इतनी अकल नहीं है, हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम अकेले बिहार को सुधार दें। क्योंकि पीछे जितने लोग आए हैं जिन्होंने भी इस बात का दावा किया है, लिख कर रखिए, दो ही बात हुई है। या तो वो बेवकूफ थे, उनको ये समझ ही नहीं थी कि बिहार की समस्या कितनी बड़ी है, या फिर सिरे से सबको बेवकूफ बना रहे हैं, जीतने के बाद वो भी कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी आप देख लीजिए, नीतीश जी ने 15 तारीख को एक घोषणा की है कि 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। अब ये भरी दोपहरी में आंख में धूल झोंकने का काम है। 15 साल जो आदमी मुख्यमंत्री रहा, उसको एक दिन अचानक से याद आया कि 10 लाख सरकारी नौकरी दिया जा सकता है। अगर सरकारी नौकरी दी जा सकती थी तो आप पहले ही दे देते, रुकने की क्या जरूरत थी? और अगर आज आपको ये सोच हुई है कि 10 लाख नौकरी दी जा सकती है तो ये भी बताना चाहिए था कि कहां कहां और कैसे देंगे नौकरी। हम लोग यहाँ मित्र सहित शिक्षण संस्थान में बैठे हुए हैं, आधे से ज्यादा यहाँ इस तरह के संस्थानों के प्रोफेसर को सैलरी नहीं मिल रही है, और आप कहते हैं कि 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। चलिए, मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मान लिया बात। पहले तेजस्वी यादव जी ने कहा था, तो तेजस्वी यादव जी ने कहा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, एक बार को आप मान सकते हैं, भाई को अनुभव नहीं है, नए नए लड़के हैं, कुछ कर दिया, 1 करोड़ भी कर सकते थे, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन नीतीश जी जैसा समझदार आदमी, अनुभवी आदमी, 15 साल से जो सरकार चला रहा है, वो गांधी मैदान में खड़ा होकर कह रहा है कि कर देंगे, तो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात है। खैर, अब उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात को मानना पड़ेगा। तो मैंने पब्लिकली इस बात की घोषणा की है कि अगर साल भर में 10 लाख नौकरी दे देंगे, अगर साल भर में 10 लाख नौकरी आप दे दीजिएगा तो आपके समर्थन में इस पूरे अभियान को वापस ले लेंगे, और 2015 में जैसे आपके नाम का गाना गा रहे थे और पूरे बिहार में आपका प्रचार कर रहे थे, फिर से आपको नेता मानकर आपका प्रचार करेंगे, आपका धंधा लेकर देंगे। बिहार में बताएंगे कि नहीं भाई, किसे कुमार होना चाहिए, फिर से होना चाहिए। अगर 10 लाख परिवारों को नौकरी दी जा सकती है, ऐसी कोई व्यवस्था है तो भाई तुरंत दीजिए। फिर प्रशांत किशोर को या किसी को गांव गांव घूमने की क्या जरूरत है? बिहार सुधरना चाहिए। प्रशांत किशोर आए या चाहे कोई दूसरा आए, बिहार सुधरना चाहिए। 10 लाख नौकरी अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, हम लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, उसमें दिक्कत क्या है? मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, इतने समझदार आदमी 15 साल 17 साल शासन चलाने के बाद भी कुछ भी बयान दे दिया, हम आएंगे तो बिहार सुधार देंगे। जो लोग इस तरह की बात कहते हैं उनको कोई आइडिया नहीं है या समझते बूझते इस बात को कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अगर कहा तो उनको समझ नहीं है, इसलिए कहा। उनको पता ही नहीं है कि 10 लाख नौकरी कैसे दिया जाएगा, कितना खर्चा लगेगा। और नीतीश कुमार कह रहे हैं तो समझ बूझ के सबको बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, मैं यहाँ तेजस्वी यादव और नीतीश जी का शिकायत करने नहीं आया।
मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ कि कोई एक व्यक्ति या दल बिहार को सुधार नहीं सकता है। जो लोग बिहार की विकास यात्रा को जानना समझना चाहते हैं, आप देखिएगा 50 के दशक में ये राज्य देश के सबसे अग्रणी राज्यों में होता था। जो 4-5 सबसे अच्छे राज्य थे उसमें बिहार की गणना होती। आपको सोचना चाहिए कि वहां से क्या ऐसा हुआ कि आप वहां से लुढ़कते लुढ़कते आज देश के सबसे पिछड़े और गरीब राज्य बन गए। ऐसा क्या हुआ? अगर आप विकास के आंकड़ों को देखेंगे आपको पता चलेगा कि 1965 के बाद 1965 के बाद कोई ऐसा साल नहीं गया है जिसमें विकास के किसी न किसी मानक पर बिहार दूसरे राज्यों से पीछे नहीं छूटा। कोई न कोई व्यवस्था बदलती गई, आज दूसरे राज्य आगे निकलते गए, हम लोग पीछे छूटते गए। इसकी एक बड़ी वजह बिहार की राजनीतिक अस्थिरता रही है। 1967 से 1990 के बीच में ज्यादातर राजनीति और सामाजिक विश्लेषक जो है इसकी चर्चा नहीं करते हैं। 1965 से 1990 के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बिहार टॉप से बॉटम में आ गया, सबसे ऊंचाई से नीचे आ गया? ये राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा है। जो लोग राजनीति को थोड़ा बहुत भी फॉलो किए हैं, 1967 से 1990 के 23 साल के कालखंड में बिहार में 24-25 सरकारें बनी और आई और गई। कितने लोग मुख्यमंत्री बने, कितने लोग शासन में आए कि आपको हमको याद भी नहीं है कि उस समय मुख्यमंत्री कौन था, दल कौन था। किसी को कर्पूरी जी का नाम याद होगा, किसी को जगन्नाथ बाबू का नाम याद होगा, किसी को महामाया बाबू दरोगा प्रसाद का नाम होगा। लेकिन सब अगर हम लोग बैठ जाए मिलकर लिखें तो भी हम आप 25 मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिख पाएंगे। राजनीतिक अस्थिरता के उस दौर में बिहार में विकास को हाशिए पर डाला। जब दूसरे राज्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, हम लोग पीछे राजनीतिक अस्थिरता की वजह से पीछे छूटते चले गए। अब अगर इसको बदलना है तो कोई लालू यादव जी या नीतीश कुमार जी या प्रशांत किशोर जी या मोदी जी कोई सुधार नहीं सकता। कोई नहीं अकेला आदमी सुधार सकता है। ये ताकत, सुधारने की जो ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के पास है, समाज में लोगों के पास है। ये जो समस्या है इसकी एक वजह है बिहार की राजनीतिक सामाजिक जड़ता। यहाँ पर पिछले 50 साल में कोई सामाजिक राजनीतिक आंदोलन नहीं हुआ है, कोई नया आदमी खड़ा नहीं हुआ। 75 में अंतिम बार यहाँ पर कुछ आंदोलन हुआ था, वो भी बिहार के लिए नहीं था लेकिन बिहार में हुआ था। जिसको भी आप नेता जानते हैं या मानते हैं, लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, सुशील कुमार मोदी हैं, ये सब 75 के आंदोलन से निकले हुए हैं। 75 के आंदोलन के बाद आज 47-48 साल हो गया, बिहार में कोई सामाजिक राजनीतिक प्रयास नहीं किया गया। इसी जड़ता की वजह से नए लोग, नया नेतृत्व, नई सोच ये बिहार में आई नहीं। गंगा जैसी पवित्र नदी में भी अगर आप गंगोत्री को बंद कर देंगे तो वो भी धीरे धीरे नाले में तब्दील हो जाएगा। वही स्थिति बिहार की राजनीतिक व्यवस्था का है। जो लोग हैं वही चलाए जा रहे हैं, वही और उनके परिवार के लोग सत्ता में बैठे हुए। अब एक और आंकड़ा सुनिए, पिछले 25 साल में बिहार में जितने लोग MP बने, जितने लोग MLA बने, जितने मंत्री बने, चाहे जिस दल से बने हो, सबका नाम लिखकर सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहाँ पर MLA MP बनते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा परिवार वाले इस राज्य में पिछले 25 साल में सिर्फ और सिर्फ 1250 से 1500 परिवार के लोग ही शासन करते आए। जो पहले लालू जी के साथ था वही पलट के आज नीतीश जी के साथ है। जो पहले कांग्रेस करता था वो पलट के भाजपा कर रहा है। नए लोगों को अवसर नहीं है। जो नया आदमी समाज के लिए कुछ करना चाहता है सामाजिक राजनीतिक तौर पे, बहुत प्रयास करेगा तो पंचायती राज व्यवस्था में जीत करा सकता है, क्योंकि वहाँ दलों का इतना दखल अंदाजी नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं जिला परिषद हो, मुखिया जी लोग हो, वार्ड सदस्य हो, उसमें बड़ी संख्या में नए लोग चुनाव जीत कर आ रहे हैं। लेकिन ये बात विधायकों के लिए नहीं है, MP के लिए नहीं है। वही 2-3-4 लोग घूम फिर के हर विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आते हैं। आप पूरा बिहार का आंकड़ा आपके पास हो या नहीं, आप अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में सोचिए, आपको तुरंत पता चलेगा कि 30 वर्ष में 2-3 परिवार के लोग ही जीतते हारते रहे हो। इसका नुकसान ये है कि मान लीजिए कि मैं आपका विधायक हूँ, मैंने काम नहीं किया, करप्शन किया, गलत किया, आपसे मिले नहीं, समाज में रहे नहीं, आप सोचते हैं कि इस बार प्रशांत किशोर को हरा देते हैं, इस बार इसको सबक सिखाएंगे।
उसको आप हरा दिए। हमको हरा के समझिए कि आप कोई सुशांत कुमार को ले आए। सुशांत कुमार वही है जिसको 10 बरस पहले आपने हटाया था। अब ये साहब 10 साल से भूखे हुए हैं, जिनको 10 बरस से नुकसान भी हुआ है। तो जब वो जीत कर आया है तो 10 साल का भरपाई के लिए भी दुगना तेजी में करप्शन करता है। सोचता है कि 10 साल से जनता बैठाई हुई थी। आपको हमको लगता है कि राजनीति में करप्शन बढ़ता जा रहा है। लोगों से पूछिएगा भाई ऐसा काहे किए, क्यों फिर जिस आदमी को हटाए थे तो आदमी बहुत बदमाश है, काम नहीं किया था, आपने क्यों बुलाया? तो आप बताइएगा कि भैया देना तो नहीं चाहते थे, विकल्प नहीं। तो अगर विकल्प नहीं है बिहार में, तो बिहार में विकल्प बनाने की जिम्मेवारी आपकी और हमारी है। बिहार में विकल्प बनाने के लिए इंग्लैंड से आदमी तो आएगा नहीं, हम ही को आपको नया विकल्प बनाना पड़ेगा। यही वो पूरा प्रयास है कि दल बनाकर चुनाव नहीं लड़ा जाए, पहले समाज से ढूंढकर सही लोगों को निकाला जाए और फिर उनके साथ मिलकर कोई सही विकल्प अगर बनता है तो बनाया जाए। अब इसमें जो सबसे टेढ़ा काम है वो दल बनाना नहीं है, चुनाव जीतना भी नहीं है। सबसे टेढ़ा काम है समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकालना, क्योंकि किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि सही आदमी कौन है। हमारे पास कोई यंत्र नहीं है कि हम लगा कर बता दें कि कौन सही है और कौन गलत है, कैसे पता चलेगा? तो मेरी अपनी समझ है कि समाज में सही कौन है, इसकी समझ सिर्फ और सिर्फ समाज को ही है। लोगों को पता है, आपको पता है कि आपके पंचायत में, आपके ब्लॉक में, आपके ग्राम सभा में, आपके मोहल्ले में कौन आदमी अच्छा है, कौन प्रतिष्ठित है, किसकी चिंता है समाज की, कौन ऐसा आदमी है जिसको राजनीतिक तौर पर अगर आगे बढ़ाया जाए कल होकर वो जीत कर आए तो कुछ अच्छा समाज के लिए करेगा। इसीलिए आज आपसे यहाँ संवाद कर रहे हैं। ऐसे हजारों मीटिंग 2 मई से मैंने शुरू किया है और सुबह से शाम तक यही काम करते हैं। लोगों से परिचय करना, समाज से परिचय करना, आपसे मिलना जुलना, सीखना समझना, और आपके माध्यम से एक बार आप परिचय हो गया तो आपसे संपर्क में बने रहेंगे। मेरे ऑफिस के लोग या और कई अलग व्यवस्था से आपसे जुड़े रहेंगे, आपसे सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि आपकी नजर में समाज में कौन सबसे बेहतर आदमी है, किसको हाथ पकड़ के बढ़ाया जाए, किसको आगे लाया जाए, जिससे समाज का कुछ भला हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि 2 मई से अगर हम इसको सुबह से शाम तक कर रहे हैं, 30 सितंबर तक करना है, अगर पूरे 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा भी करें तो कितनी मीटिंग कर लेंगे? 8-10 मीटिंग कर लेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ होंगे जो नहीं जानते, जिनसे आप जो इस कॉलेज में नहीं आएंगे, या आपने बुलाया नहीं वो, या वो यहाँ आए नहीं, उससे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। बिहार 13 करोड़ लोगों का राज्य है। 10, 20, 50 हजार, 1 लाख आदमी से अगर आप मिल भी लिए तो वो काफी नहीं है। समाज में जागृति अगर लानी है, समाज में जो जड़ता है उसको खत्म करना है तो बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से एक पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। पदयात्रा इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं कि हमको बिहार का रोड नापना है, इसलिए भी नहीं शुरू कर रहे हैं कि बताना है कि हम कितना पैदल चल सकते हैं। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि खुद ही से चलकर बिहार के हर गांव, हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर शहर में पहुंचे, लोगों से सीधा संवाद करें, उनसे मिले, जाने, सीखे, समझें कि उनकी नजर में क्या करने से बिहार को बेहतर बनाया जा सकता है, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं, इनको अगर एक साथ लाया जाए तो बेहतर बिहार का निर्माण किया जा सकता है। पूरा बिहार अगर करना है तो हम लोग के अनुमान से करीब 3 से 3.5 हजार किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। सब पंचायत में जाना है तो बहुत समय लगेगा। इसलिए पूरा ये अभियान जो है वो अगले 1 से 1.5 साल तक पैदल चल के हर प्रखंड में पहुंचना, हर पंचायत में पहुंचना, लोगों से सीधे संवाद करना, ये पूरा करने में करीब 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। एक और बात, पदयात्रा ऐसी नहीं कि आप 10 दिन चले, उसके बाद 2 दिन ब्रेक लिया, फिर वापस आकर वहां से पदयात्रा कर रहे हैं या अलग अलग जिलों में पदयात्रा कर रहे हैं। एक बार 2 अक्टूबर को चलना शुरू करेंगे तो जब तक पूरा बिहार न हो जाए, जब तक पूरा बिहार 3-3.5 हजार किलोमीटर चल के पूरा न कर लें, तब तक वापस घर नहीं जाने वाले। जहाँ पर शाम हो गई वहां पर उसी गांव में रुकेंगे और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करेंगे। पिछले 70 साल में बिहार में किसी ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया है, किसी ने इतनी बड़ी कोशिश नहीं की है। मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, मेरा प्रयास है कि उनके साथ जाएं, लोगों से मिले और 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों से जान के समझ कर ये ढूंढ कर निकाले
कि उनकी नजर में उनके इलाके में कौन ऐसे सही लोग हैं जिनको ढूंढ कर निकाला जाएगा और राजनीति में आगे बढ़ाया जा सकता है। जो पूरा अभियान है ये सही लोगों के ढूंढने का है, मजबूत लोगों का नहीं। दोनों में फर्क है। राजनीति में मजबूती के नाम पर, मजबूत होने के नाम पर कई बार गलत आदमी को आगे बढ़ा दिया जाता है। 10 साल से हम लोग भी यही करते आए हैं। किसके पास पैसा है, किसके पास साधन है, किसके पास जाति है, किसके पास व्यवस्था है, उसी को सही मानकर आगे बढ़ाया जाता है। हम लोग, मेरी जो सोच है, जो इस पूरे अभियान की सोच है कि सही आदमी को ढूंढना है, उसके पीछे अपनी शक्ति, बुद्धि, ताकत, पैसा, व्यवस्था लगाया जाए ताकि सही को मजबूत बनाया जाए। मजबूत को सही बनाने का गारंटी नहीं है। तो पूरे अभियान में हम लोग की कोशिश है और सोच है कि कम से कम बिहार से 50,000 से ज्यादा ऐसे लोग ढूंढ कर निकाले जा सकते हैं जो यहाँ के धरती से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको बिहार के मुद्दों की समझ है, जिनके अंदर ये काबिलियत है कि उनको मौका मिले तो बिहार के समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। और सबसे बढ़ के जिनके अंदर ये जज्बा है कि समाज के लिए कुछ किया जाए, तो जो समाज को बदलना और बेहतर बनाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों के लिए बेहतर बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसे 50,000 से ज्यादा लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए। दूसरा जो उद्देश्य है कि लोगों से मिलकर पंचायत के स्तर पर ये निकाला जाए कि वहाँ हर पंचायत में क्या समस्याएं हैं। समस्या है कि पूरे बिहार में आपको मालूम है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो सबको मालूम है। लेकिन हर पंचायत की एक अपनी समस्या है। हर पंचायत को जाकर आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ये विशेष दिक्कत है जिसको प्राथमिकता के आधार पर सही किया जाना चाहिए। तो पूरे 8,500 पंचायतों के समस्याओं को सूचीबद्ध करना। और तीसरा प्रयास है, तीसरा उद्देश्य है, हजारों लोगों से जब मिलेंगे तो उनकी बुद्धि, उनका अनुभव, उसका लाभ उठाकर उनसे पूछना, उनसे समझना कि बिहार को बेहतर बनाने के लिए, उनके इलाके को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, ताकि जब पदयात्रा खत्म हो उसके 100 दिन के अंदर बिहार के विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, खेलकूद, लॉ एंड ऑर्डर, ऐसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर 15 साल का एक ब्लूप्रिंट, एक खाका बनाकर पब्लिक के बीच में रखा जाए, ताकि आप ये देख सके कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है और उससे महत्वपूर्ण कैसे किया जा सकता है। इसके लिए देश विदेश से 250 से ज्यादा एक्सपर्ट्स को, सब्जेक्ट मैटर जो एक्सपर्ट है, जो इन विषयों के जो जानकार हैं, उनको इकट्ठा किया गया है। ज्यादातर लोग उसमें बिहार के हैं, जो अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं से कहा है कि प्रशांत जी, हम स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ हैं, हम इसमें कुछ करना चाहते हैं। कोई आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ है, वो सलाह देना चाहता है। कोई शिक्षा का विशेषज्ञ है, वो सलाह देना चाहता है। वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। पूरी सोच ये है कि पहले हजारों लोगों से ढूंढकर उनके सलाह को एक जगह किया जाए, फिर विशेषज्ञों के साथ मिलकर बैठकर 15 साल के विकास का एक खाका बनाकर पब्लिक के सामने रखा जाए। यही पूरा प्रयास है। अब अंतिम जो बात, उसके बाद अपने आप सवाल कर सकते हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि भैया काम बहुत कठिन ले लिए हैं, कैसे होगा, बिहार में तो जाति है, बिहार में धर्म है, ये बाहुबल है, धर्म बल है, कैसे निपटिएगा, चुनाव कैसे जीतिएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि बिहार में अभी कोई चुनाव नहीं, बिहार में चुनाव होगा 3 साल के बाद। कुछ लोगों को घबराहट हो रही है कि कहीं पीछे में सरकार गिर गया तो। हम आपको बता रहे हैं, नीतीश जी वहाँ बैठे हुए हैं, चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर वहाँ मुख्यमंत्री बने रहे। 25 से पहले चुनाव नहीं होने वाला है, चाहे इधर से रहे चाहे उधर से रहे, अपने पास पूरा समय है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 3 साल का समय है ये पूरा प्रयास करने के लिए, समाज को जगाने के लिए और एक बेहतर व्यवस्था को बनाने के लिए प्रयास करने के लिए। जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी मालूम है कि इस लड़के को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने की थोड़ी बहुत समझ है। एक बार जब लोगों को इकट्ठा कर लिया, एक साथ एक मंच पर ले आए, एक समूह बन गया, तो और लोगों ने तय किया कि दल बनाकर चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ा जाएगा। और एक बार जिसका हाथ पकड़ के चुनाव लड़ाएंगे, उसको इतनी मजबूती से लड़ाएंगे कि जीत हार हमारे हाथ में नहीं है, वो जनता के हाथ में है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जो व्यवस्था चाहिए, जो सोच चाहिए, जो रणनीति चाहिए, जो संसाधन चाहिए,
उसमें कोई कमी नहीं होने देंगे। इतनी मजबूती से लड़ाएंगे कि सामने वाले का दांत खट्टा हो जाएगा। जो आप हमारी इतनी मदद कीजिए कि जो आपकी नजर में समाज में अच्छा है, आप समझते हैं कि नहीं ये आदमी है प्रशांत जी 4 बार के मुखिया, इनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, इनको जिताइए, ये आदमी जीतेगा तो समाज के लिए कुछ कर सकता है। बाकी चिंता हम पर छोड़िए कि उनको चुनाव जिताने के लिए किस तरह का प्रयास, किस तरह की व्यवस्था, किस तरह के संसाधन लगाने पड़ेंगे। और अंतिम बात, कुछ लोग बता रहे हैं और ठीक ही बता रहे हैं कि आपके बात का भरोसा क्यों करें। कोई आदमी मंच पर खड़ा होता है यही कहता है भैया हमारा बात पर भरोसा करो, हम ठीक कर देंगे सब। तो हम आपको ये कहने आए हैं कि हमारी बात सुनिए, लेकिन हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए। जो मैं कह रहा हूँ इस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, लेकिन जो कर रहा हूँ या आने वाले महीनों और सालों में करूंगा, उसको देखिए, जांचिए, परखिए, उसका मूल्यांकन कीजिए और ठीक लगे तो साथ में चलिएगा। लेकिन जब मन बन जाए तो साथ चलने के लिए आइएगा, पीछे चलने के लिए नहीं। ये कार्यकर्ता बनाने का अभियान नहीं है, पर्चा फाड़ के पार्टी ज्वाइन करने का अभियान नहीं है, मिस्ड कॉल देकर दल ज्वाइन करने का भी अभियान नहीं है। हमने दल मंच बनाया नहीं है। लोग पूछते हैं भैया क्या करेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। जुड़ने का एक ही उपाय है, इस सोच से जुड़िए कि अगर बिहार को बदलना है तो बिहार के लोगों को एक साथ मिलकर ही प्रयास करना पड़ेगा। कम से कम जो समाज में सही लोग हैं उनको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर इस सोच से आप इत्तेफाक करते हैं, इस सोच से आपकी सहमति है तो आप बेशक जुड़ सकते हैं। आइए और इसमें अपना कंधा लगाइए। जब आप आएंगे तो आप ही इस दल के संस्थापक बनेंगे। मैंने पहले कहा कि अगर दल बनेगा भी तो उसके नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे, उसका नेता वही होगा जो लोग मिलकर तय करेंगे। यही पूरा प्रयास है, यही पूरा अभियान है। अब आपके मन में जो प्रश्न है वो आप प्रश्न कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद अजहर है, मैं सिंगार पंचायत का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल है सर से कि देश के कुल आबादी का 10% है बिहार, इंडस्ट्री 1.2% है, तो 1.2% इंडस्ट्री है, देश में 10% आबादी है बिहार, उसका भरण पोषण कैसे करेंगे? देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि बिहार में, पहले मैंने कहा कि जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसको क्या करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट हम पदयात्रा के बाद ही जारी करेंगे। लेकिन चूंकि आपने इंडस्ट्री की बात कही है, आपने सुना होगा लोग परेशान हैं कि इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार जी ने कही बात कि बिहार लैंड लॉक्ड है, समंदर नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग रही, कह रहे हैं थोड़े दिन। दूसरी बात लोग बताते हैं कि झारखंड चला गया इसलिए नहीं इंडस्ट्री लग रहा है। और तीसरी बात आपको बताई जाती है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग रहा। यही ना 3 बात बता रहे हैं। अब तीनों बात को जांचिए। बिहार में समंदर नहीं है इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग रहा। अगर ऐसी सोच है तो जो पुराने जमाने में सब चीनी मिल चल रहा था तो समंदर यहाँ था, वो चला गया। पहले तो चीनी मिल था, पेपर मिल था, सीमेंट फैक्ट्री थी, उस समय भी तो बिहार में समंदर नहीं था। और आज पंजाब में कौन सा समंदर है, हरियाणा में कौन समंदर है, तेलंगाना में कौन समंदर है? उन राज्यों में इंडस्ट्री कैसे लग रही है? तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। दूसरी बात लोग बताते हैं कि जब झारखंड चला गया तो उसके बाद बिहार में खाली लालू आलू और बालू बचा। सुने होंगे आप पहले। अब जो झारखंड बना है वहाँ की स्थिति देख लीजिए, बिहार से भी हालत खराब है। वहाँ कौन सा खनिज लेकर राजा हो गए। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास बहुत ज्यादा खनिज संपदा है, लेकिन वो दुनिया के सबसे गरीब देश हैं। आप अफ्रीका में 50 ऐसे देश, 20 देश देखेंगे जहाँ बहुत खनिज संपदा है, लेकिन वहाँ गरीबी भी सबसे ज्यादा है। इसके उलट दुनिया में 20 ऐसे देश हैं जिनमें एक छटाक भी खनिज नहीं है, लेकिन वो दुनिया के सबसे अमीर देश हैं। इटली में कौन खनिज है, जापान में कौन खनिज है, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया में कोई खनिज नहीं है, फिर भी वो दुनिया के सबसे अग्रणी देश हैं, धनी देश हैं। आपके पास जो है आपको अपनी विकास उसी के सहारे करना है। तीसरी बात लोग बता रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो पहले 10 साल बताया गया
कि विशेष राज्य का दर्जा इसलिए नहीं मिल रहा है कि वहाँ यूपीए की सरकार है, यहाँ एनडीए की सरकार है। इसके लिए नीतीश जी एक सिंबॉलिक उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद 17 से 22 तक तो दोनों जगह एनडीए की सरकार पर कहानी ले लिए भाई। तो आपको बताएंगे नीतीश जी के पार्टी वाले कि हम लोग मांग रहे हैं, भाजपा वाला नहीं दे रहा है, केंद्र सरकार नहीं दे रही है। आप जैसे सब प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे आग्रह है कि आप ढूंढ कर एक हमको न्यूज दिखा दीजिए, न्यूज आइटम पिछले 5 साल में 17 से 22 के बीच में, जिसमें ये लिखा गया हो कि आज नीतीश कुमार गए प्रधानमंत्री से मिलने, विशेष राज्य के दर्जा पर बात करने गए, एक दिन गए ही नहीं। अगर आपको जातीय जनगणना करानी है तो उसके लिए सब सर्वदलीय लेकर आप गए, वहां पर आपने प्रधानमंत्री से बैठक की। लेकिन अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा का मांग लेना है तो आप गए ही नहीं, तो बेकार क्यों कह रहे हैं, उनका झुंझुना बजा रहे हैं। बिहार में जो किसान है वो 45,000 रुपया एवरेज कमाता है प्रति एकड़। बिहार का किसान 45,000 रुपया प्रति एकड़ कमाता है औसतन। पंजाब का किसान प्रति एकड़ 2.25 लाख रुपया कमाता है, 4 गुना से ज्यादा। इसके लिए कौन खरीद चाहिए, इसके लिए कौन विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, इसके लिए कौन सा समंदर चाहिए, आप बताइए। इस कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए, फसलों के सही दाम देने के लिए आपको समंदर नहीं चाहिए, आपको खनिज नहीं चाहिए, आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। ये करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, झूठ मूठ का गाना गा रहे हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। भाई जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे उसी दिन कह रहे थे कि भाई इंडस्ट्री हम नहीं लगा पाएंगे, बिहार हमेशा से गरीब ही रहेगा। ये कह दीजिए, उसके बाद वोट लीजिए, देखिए क्या वोट मिलता है। अगर मुख्यमंत्री खड़े होकर कह दे कि भाई बिहार हमेशा हमारे राज्य में गरीब ही रहेगा, कोई वोट देगा? एक आदमी वोट नहीं देगा। तो क्यों बेकार झूठ मूठ जीत के आ जाते हैं, उसके बाद कहते हैं ये नहीं है, ये नहीं है। अरे भाई जो है उसका तो कुछ उपाय करो। जमीन तो है, लोग तो हैं, पानी तो है। कम से कम कृषि में जहाँ 70% आबादी है, कृषि का इनकम अगर आप पंजाब के बराबर कर दीजिएगा तो बिहार में सब आदमी का आय 5 से 6 गुना बढ़ जाएगा। उतना ही करके दिखाइए, सब चीज को छोड़िए, इसी को कीजिए पहले तो आपके हाथ में। अभी जब हम लोग कृषि के सुधार के लिए विशेषज्ञों से जो बात कर रहे हैं, लोगों ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, क्योंकि ये बात उन्होंने छेड़ दी है। मैं सोल्यूशन की बात अभी नहीं करना चाहता हूँ, मैं समाधान की बात अभी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले लोगों से सुने, साल भर तक पता चलेगा। लेकिन क्योंकि इन्होंने बात छेड़ी है, लोगों ने बताया कि भैया अगर मनरेगा को कृषि से जोड़ दीजिए, मनरेगा को कृषि से जोड़ दीजिए, किसानों को ये बता दीजिए कि भैया मनरेगा का जो मजदूर है आपको फ्री में मिलेगा। मनरेगा की मजदूरी तो मिल ही रही है, शर्त एक है कि आप धान गेहूं छोड़कर सब्जी उगाइए। बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जो धान गेहूं जाना बंद करके सब्जी उगाने लगेंगे, फल फूल उगाने लगेंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी। मजदूरी खत्म हो गई तो खेती की आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, है कि नहीं? ये उपाय है। सरकार के हजारों करोड़ रुपए मनरेगा में खर्च हो रहे हैं, वो पैसा अधिकारियों के जेब में जा रहा है। दूध मुठा खड्डा खोलता है, मिट्टी खोलता है, बरसात में दिखा देता है पेपर में कि फिर मट्टी बह गया, फिर उसी को आकर खुदाई करता है। ऐसा कम से कम 5,000-7,000 करोड़ रुपया मनरेगा के नाम पर बिहार में लोगों को किया जा रहा है। आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि मनरेगा में जो मजदूर है वो किसानों को मुफ्त में दिया जाए, आधी समस्या खत्म हो जाएगी, कोई चोरी नहीं करेगा। जो किसान है, अगर आपको 10 मजदूर मनरेगा में मिल गया तो आप उससे काम भी कराइएगा, कोई पैसा चोरी नहीं करने पाएगा। जो काम करेगा वो आपसे पैसा लेगा मनरेगा के रेट से जो सरकार दे देती, और आपके पास ये सुविधा होगी कि आप धान के बजाय कल चना की खेती करने लगे, कल उसमें सब्जी उगाने लगे, तो आपकी इनकम 4 गुना 5 गुना नहीं बढ़ जाएगी? आप बताइए बढ़ेगी कि नहीं? उपाय तो आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, बैठ के गाना गाए जा रहे हैं। इसीलिए ये समस्या है, सोच बदलने की जरूरत है। खुद ही कह रहे हैं हम सबसे गरीब है, क्या करें, बिहार तो बहुत गरीब है, बिहार तो बहुत गरीब। अरे भाई कितना दिन गरीब रहेगा? अगर हम लोग गरीब हैं तो अमीर बनाने की जिम्मेवारी तमिलनाडु के आदमी की है। अगर बिहार गरीब है तो इसको बदलने की जिम्मेवारी, इसको अमीर बनाने की जिम्मेवारी बिहार के लोगों की ही है। मिस्टर जी के आप एक बयान में प्रश्न आपसे किया जा सकता है। मेरा बस एक सवाल है, एक प्रश्न है और एक सुझाव भी है।
प्रश्न मेरा ये अपना है, परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम सती शंकर झा है। हाँ, दूर रखिए सती ना। शंकर झा है। मैं यहाँ पे इसी कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि क्या व्यवस्था परिवर्तन सिर्फ सांसद और विधायक बन के ही किया जा सकता है? पहला। दूसरा ये है, अभी नगर निकायों के चुनाव होने वाले हैं, अगर यहाँ से शुरुआत की जाए, कोई बेहतर उम्मीदवार जीत के आए, वोट कुछ अच्छा करे, 3 साल का समय है 25 तक के, तो क्या उसमें ये तो डेमो जनता जनता के लिए कि नहीं, ये किस तरीके से काम होगा? दूसरा, पंचायत चुनाव हो चुका है, उसमें जो प्रतिनिधि जीत के आए हैं, वो चाहे वार्ड सदस्य हो या फिर मुखिया, क्या उनमें से सही लोगों को खोज करके उनके माध्यम से कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाए जो लोग कहें कि हाँ ये हो सकता है विधायक में भी और सांसद में? देखिए, नगर, मैं दूसरे से आंसर दे रहा हूँ आपका। जो आपने पूछा कि नगर निकाय चुनाव में आप क्यों नहीं प्रयास करते हैं, इसमें अच्छे लोग जीत कर आएंगे। मेरा 10 साल का अपना अनुभव है। ऐसा नहीं है कि पहले इस दिशा में मैंने सोचा नहीं होगा। कोई आधी सूधी बात से बात नहीं बनेगा। जो राजनीतिक व्यवस्था अभी है उसमें आप किसी को जिता दीजिए घुमा फिरा के, नेट रिजल्ट वही आने वाला है। आमूल चूल पर व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आप समाज में परिवर्तन के बगैर नहीं कर सकते। जब तक सामाजिक चेतना, सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक राजनीतिक जोड़ तोड़ से चुनाव, वो तो काम 10 साल से करते थे, वो काम अभी भी कर सकते हैं। अभी महागठबंधन बन गया है, फिर जाके उसमें कर सकते हैं कि उसमें कुछ प्रोग्राम बनाए। बहुत लोग आके सुझाव देता है, भैया काहे ये सब कर रहे हैं, कि यही डिपार्टमेंट एगो ले लीजिए, शिक्षा सुधार दीजिए। वो आधी सुधी बात है और उससे नहीं होगा। 2015 में हमने किया है, पूरी सरकार हमारे हाथ में थी उस समय, 7 हिस्से का प्रोग्राम भी बनवाया, बिहार विकास मिशन की स्थापना भी कराई। जैसे यहाँ से गए सब ध्वस्त हो गया, फिर कुछ नहीं बदला। दूसरा, जो आपका पहला प्रश्न है वो ज्यादा बेहतर है कि क्या व्यवस्था परिवर्तन का मतलब सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन है? बिल्कुल नहीं। लेकिन लोकतंत्र में बिना राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाए हुए, बिना सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के राजनीतिक परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, और बिना राजनीतिक परिवर्तन लाए हुए शासन व्यवस्था में बहुत आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप ही वहां चुन कर गए हैं, आप ही मालिक हैं। तो अगर आप अफसर वही चुनकर लाइएगा जो कि आप ऊपर बैठे हुए हैं, अगर लोग सही चुनकर नहीं आएंगे तो अफसर को ठीक करके उसको व्यवस्था को ठीक नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक ये बात हो सकती है कि भाई अगर सही लोग चुनकर आ भी जाएं तब भी तो यही अफसर रहेगा, कैसे काम होगा? उसी के लिए बात कही गई थी। जब मेरी मोदी जी से को मैंने जब छोड़ा था, तो मेन जो मुद्दा था, मैंने पब्लिकली भी ये बात कही है, इंटरव्यू में आप जाकर देख सकते हैं, 4 साल 5 साल पहले भी कहा कि समाज में, सरकार में लेटरल एंट्री की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेटरल एंट्री का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो सरकार की सरकारी व्यवस्था के हिस्सा नहीं है लेकिन क्षमता रखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई उद्योग धंधे के क्षेत्र में है, कोई जल के क्षेत्र में है, कोई पुलिसिंग के क्षेत्र में है, ऐसे लोग जो कि क्षमतावान हैं लेकिन सरकार के हिस्सा नहीं है, उनके लिए अवसर, ऐसी सिस्टम, ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ताकि वो सरकार से जुड़कर कुछ बेहतर कर सके। इसीलिए बिहार विकास मिशन की स्थापना की गई थी। इस देश में 5 जो बड़ी सफलता मिली है देश के स्तर पे, पहली जो एटॉमिक एनर्जी और स्पेस रिसर्च में काम हुआ, उसको करने वाले जो नायक थे, विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर बाबा, ये दोनों ब्यूरोक्रेट नहीं थे, ये लेटरल इंट्रेंट थे, किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उनको सरकार ने चुन के जवाबदेही दी कि भैया स्पेस एनर्जी, स्पेस के क्षेत्र में और एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में काम कीजिए। कृषि क्रांति, जो हरित क्रांति यहाँ हुई, उसके करने वाले प्रणेता स्वामीनाथन, वो ब्यूरोक्रेट नहीं थे। यहाँ पर जो दूध की क्रांति हुई, अमूल के जनक कुरियन, वो ब्यूरोक्रेट नहीं थे, वो भी लेटरल इंट्रेंट थे। यहाँ जो टेलीफोन आया, सैम पित्रोदा, वो भी लेटरल इंट्रेंट थे। अभी जो आधार कार्ड लेकर आप घूम रहे हैं, ये काम करने के लिए भी लेटरल इंट्रेंट के तहत नंदन कुलकर्णी की मदद ली गई। ये आपको क्या बताता है, पिछले 50-60 सालों में 5 लेटरल इंट्रेंट्स ने 5 क्षेत्रों को बदल के रख दिया। आप अंदाजा लगाइए
अगर 50 ऐसे लोग आए होते तो कई दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत बड़े स्तर पर चेंज लाया जा सकता है। विकसित देशों का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, उनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, विकास की यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ की सरकारों ने समाज में सबसे काबिल आदमी था, चाहे वो IAS था या नहीं, उसको पकड़ कर लाया, उसको जवाबदेही दी, उसको जिम्मेवारी दी कि इसको करके दिखाओ, और उसने करके दिखाया। तो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन सिर्फ राजनीति से नहीं होगा, लेकिन बिना राजनीति के भी नहीं होगा। राजनीतिक परिवर्तन होगा, और उसके बाद अगर लेफ्टनर इंट्रेंट के जरिए आप हजारों लोगों को, नए काबिल लोगों को लाकर जोड़िएगा, तो इसी व्यवस्था के जरिए बहुत बेहतर रिजल्ट लाया जा सकता है। नमस्कार। सबसे पहले तो आप मिथिला की स्थापना धरती पे आए हैं, इसीलिए मैं आपको मैथिली में अभिवादन करते हुए कि आपका बेहद बहुत बहुत स्वागत है मिथिला की पावन धरती पर। हम पेशा से पत्रकार हैं और मिथिला के बारे में लिखते हैं और लेखक भी हैं। पुस्तक सवाल के रूप में आपके लिए लाया जाते वक्त सरकार के लिए। प्रश्न मेरा ये है, ये प्रश्न मिथिला में है, आप अभी को मिथिला से रिलेटेड प्रश्न है और ये अपरिहार्य होगा इस स्थिति को देखते हुए। अभी मिथिला राज्य का जो मांग है वो चरम पर, मिथिला राज्य का मांग जो है वो चरम पर। क्या बिहार में मिथिला राज्य का मांग होना, यह क्या आपको लगता है कि अनिवार्य होना चाहिए? क्योंकि बिहार 3 दफा खंडित हो चुका है, जैसे आपने अभी बताया। और दूसरा प्रश्न ये है, और किसी प्रश्न में जो संगठन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका मानना है कि ये बेईमानी हुई है हम लोगों के साथ मिथिलांचल, क्योंकि मिथिलांचल इज अ पार्ट ऑफ बिहार, ऐसे करके वो लोग संगठन वाले बोल रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि बिहार की जो जनता, जो आप जनसुराज लेकर के आए हैं, और बिहार की जो जनता है वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को ज्यादा पसंद करती है। कहने के लिए आप चुनावी मैदान में आते हैं और जनता आपको वोट दे या ना दे, लेकिन ये आपको जरूर आश्वस्त करेगी कि हाँ साहब आपको हम वोट देंगे। लेकिन जब ग्राउंड की बात होती है तो वोट देने के समय में आपको वोट नहीं दिया जाएगा, फिर वही लालू, नीतीश और बीजेपी टक्कर हो जाता है। दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन। देखिए, जो पहली बात उन्होंने कही, मिथिलांचल अलग राज्य के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं या जो लोग बात उठा रहे हैं, तो मेरे टच में भी रहे हैं, पिछले 3-4 साल से लोग मिलते जुलते रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि बिहार को और खंडित करके बिहार को विकसित बनाने का कोई सपना पूरा नहीं हो सकता। आवेश में आकर आप अपने घर को बांट लीजिएगा तो उससे घर का एक हिस्सा दूसरे से मजबूत नहीं हो सकता है। छोटे राज्यों का आप अनुभव देख लीजिए, उत्तराखंड बना, झारखंड बना, छोटे राज्य बेहतर गवर्न करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन छोटे राज्यों की एक और समस्या डेमोक्रेसी में ये है कि आपकी राजनीतिक तौर पर जो महत्ता है वो कम हो जाती है। अगर आप त्रिपुरा है, मेघालय है, गोवा है, हरियाणा है, तो जो केंद्र की सरकार है, क्योंकि हम लोग फेडरल व्यवस्था में रहते हैं, तो बिहार का महत्व इसलिए है कि 40 MP यहाँ से जीत कर जाता है। आप 40 MP हरा दीजिए तो सरकार बदल जाएगी। लेकिन अगर आप छोटे छोटे खंड हो जाएंगे तो वो सरकार से आपकी बार्गेन करने की ताकत चली जाएगी। दूसरी बात ये, अगर आप मिथिला को हटाकर अलग राज्य बना भी दीजिए, लेकिन वहाँ राजनीतिक व्यवस्था वही रहे जो आज बिहार में है, तो फिर वही बात हो जाएगी। 2 खंड में लोग उसका नेतृत्व तो करेंगे, लेकिन लोग तो गलत भी होंगे, तो वहाँ भी विकास नहीं होना है। जरूरी ये है कि बिहार का विकास हो। अगले 10 साल में अगर बिहार 10 अग्रणी राज्यों में आता है तो स्वतः मिथिला का विकास उसी प्रपोर्शन में या उससे कई गुना ज्यादा होगा, क्योंकि बिहार को आप मिथिला के विकास के बगैर विकसित नहीं कर सकते। जैसे आप भारत को बिना बिहार को विकसित किए हुए नहीं डेवलप कर सकते हैं, उसी तरह बिहार को आप मिथिला के विकास के बगैर विकसित नहीं कर सकते। तो मिथिला पर फोकस जरूर होना चाहिए, डिस्प्रोपोर्शनेट फोकस होना चाहिए यहाँ की स्थिति को बेहतर बनाने की। लेकिन इसको अलग बनाने की जो राय है, जो लोगों के मत है, उससे मैं सहमत नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि बिहार में सब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करता है। पत्रकार है, मुझे इतनी समझ नहीं है जितनी आपकी होगी, लेकिन मैं तो बिहार को उलट समझता हूँ। बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, ये राजनीतिक तौर से बहुत प्रबुद्ध राज्य है। यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, लेकिन लोगों की जो राजनीतिक समझ है वो बहुत अच्छी है। एक बार आप किसी कहीं चौक पर आए पर आप चले जाइए,
4-5 लड़कों को बैठाइए, उसके बाद नौकरी नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, उसके बाद ये उपाय नहीं है कि पैसा कैसे कमा सकते हैं, लेकिन उससे राजनीतिक चर्चा कीजिएगा तो पूरे हिंदुस्तान का पॉलिटिक्स आपको बता सकता है। ये यूपी बिहार के मिट्टी की ताकत है, यहाँ लड़कों की ताकत है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जो आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार में नया प्रयोग नहीं होता है, तो मोदी जी को 40 एमपी जिताकर कैसे भेज दिए? मोदी जी कौन सा ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स 2014 में पढ़ रहे थे? नहीं कर रहे थे। और जहाँ तक आपकी बात है जाति वाली, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप समाज में जो सच्चाई है, जाति एक पहलू है, लेकिन जाति सिर्फ अकेला पहलू नहीं है, जाति की बड़ी भूमिका है। जो भी समाज में है, जाति, धर्म, करप्शन, अच्छा बुरा जो भी है, वो राजनीति में भी आपको दिखेगा। अगर आप राजनीति करते हुए समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि सब कुछ समाज में अच्छा हो जाए तब राजनीति करेंगे। तो ना तो सब कुछ जब अच्छा, ना कभी अच्छा होगा ना कभी आप राजनीति कर सकेंगे। जो भी समाज की स्थिति है, समाज में जो अच्छाई है, जो बुराई है, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसके रहते हुए ही उसको साथ के आपको राजनीति करनी है। चुनाव जब होता है, वोट जब पड़ता है, तो सिर्फ जाति पर वोट नहीं पड़ता है। अपने 10 साल के अनुभव को बता रहे हैं और आपको किसी एग्जाम्पल दे सकते हैं बिहार का, जहाँ लोगों ने जाति से ऊपर उठकर वोट किया। इसलिए ऐसा मानना ठीक नहीं है। एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिए देते हैं। 2010 में यहाँ पर एनडीए की सरकार बनी थी, नीतीश जी और भाजपा साथ में थे। सामने से लालू जी, कांग्रेस और पासवान जी साथ में थे। और उस समय मोदी जी इस राज्य में कम से कम इतने बड़े लीडर नहीं थे, भाजपा की इतनी ताकत नहीं थी, उनको प्रचार भी नहीं करने दिया गया था। 2010 में आपको याद होगा, उस गठबंधन को, उस एनडीए को, उस आपके सबसे सामाजिक समीकरण को 205 सीट मिला था ना। अब वही एनडीए का गठबंधन है 2020 में, नीतीश और भाजपा साथ में, और इस बार मोदी जी की भी ताकत उसमें लगी, अमित शाह की व्यवस्था भी लगी, संघ भी लगा, पैसा भी लगा, बहुत बीजेपी ताकतवर भी पहले के मुकाबले हो गई है बिहार में। और सामने से लालू जी के मुकाबले इस बार तेजस्वी जी थे। लालू जी से तो छोटे ही नेता है तेजस्वी जी, और कांग्रेस भी पहले के मुकाबले कुछ कमजोरी हुई है, और रामविलास पासवान तो गठबंधन में नहीं थे। इसके बावजूद उसी एनडीए को 120 सीट मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो है नहीं कि एनडीए को वोट करने वाली सारी जातियां बिहार छोड़कर चली गई हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि 2005 से 9 तक जो सरकार चली थी, उसके बारे में एक जनरल विश्वास था लोगों को कि इन्होंने काम अच्छा किया, तो काम भी अच्छा किया और जातियों का समीकरण भी था, तो 205 सीट जीत कर आए। इस बार जातियों का समीकरण तो था, लेकिन काम के नजरिए से लोगों का विश्वास डगमगा गया था। इसलिए आप 120 आते आते सांस रुक गया। वोट किसी एक विषय पर नहीं पड़ता है। आप इस चीज को अगर विधा को समझना चाहते हैं तो इसको ध्यान से देखिए। कभी भी किसी कोई वोट एक मुद्दे पर नहीं पड़ता है। वोट जो है ये 20 मुद्दों का कॉम्बिनेशन है। किसी के लिए जात मुद्दा है, किसी के लिए धर्म मुद्दा है, किसी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है, किसी के लिए शिक्षा मुद्दा है, किसी के लिए रोजगारी मुद्दा है। सब चीजों के मिश्रण के बाद वोट पड़ता है। तो कभी ये गलती मत कीजिए मानने के लिए कि सब चीज चुनाव वोटे पर हो, जाति पर होता है। ये गलती बात। आपने कहा कि सब जाति पर वोट होता है। अब बिहार में सबसे ज्यादा वोट पड़ रहा है मोदी जी के नाम पर। मोदी जी की जाति का तो एक आदमी बिहार में नहीं। तो दोनों बात कैसे सही है, ये आप हमको समझा दीजिए। आपको कहेंगे भाजपा कैसे जीत रही है, तो आप कहिए कि भाजपा कहाँ जीत रही है, तो मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। तो मोदी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, इस बात को कहना बंद कीजिए। ये जाति जितनी बड़ी सच्चाई बिहार में है, इतनी बड़ी सच्चाई दूसरे राज्यों में भी है। वो लोग कह नहीं रहे हैं और आप हम खुद ही से कह रहे हैं कि बिहार में तो सब जाते हैं, बिहार में तो सब जाते हैं। बिहार में अगर आपको हमारी जाति जाननी है तो आप हमसे हमारा नाम पूछिएगा, तो हम बताएंगे मेरा नाम है किसान किशोर, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो तुरंत पूछता है अच्छा बाबू जी का नाम क्या है, बाबू जी का नाम बताएंगे डॉक्टर श्रीकांत पांडे, तो आप फिर कंफ्यूज आगे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ब्राह्मण है कि भूमिहार है, तो आप पूछिएगा कि अच्छा बाबू भूमिहार की ब्राह्मण है ना। ऐसे ही लोग पूछते हैं। इतना आँच है लोगों के आँच, शर्म है, सीधे नहीं पूछता है जाति। आप हमारे साथ चलिए आंध्र प्रदेश में, आपसे पूछेगा जात नाम क्या है, जाति क्या है, कोई भाया मीडिया नहीं है। कभी सुने हैं कि आंध्रा में सब जाति पर होता है। गुजरात में भी राजनीति में इतनी ही जाति है, बंगाल में भी वहाँ की राजनीति में इतनी ही जाति है। जाति के रहते हुए जाति को समझना और राजनीतिक तौर पर उसको साधना
एक बात है, और जाति की राजनीति करना वो दूसरी बात है, जो जरूरत है। और दूसरी आप ये समझिए कि हम सही लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग हर जाति में सही लोग हैं। समाज में कोई यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो है नहीं, 240 आदमी लड़ेगा, 240 आदमी हर समाज के आप अच्छे लोग निकाल के लड़ाइए, अपने आप समीकरण आपको जाति को साथ लीजिएगा। Working in this very college, the Department of English, and you have personal questions. They have asked one. One of the books entitled Geopolitics, written by Navneet Chaturvedi, claims that elections in India are commanded and governed by the foreign players. They even claim that your name has been used by them as the one of the media tells that some हाँ जी सर, एक जियोपॉलिटिक्स का भी किताब है, इसमें नवनीत चतुर्वेदी एक पत्रकार है, वो क्लेम करते हैं कि भारत में सभी इलेक्शंस स्टेट इलेक्शंस में फॉरेन प्लेयर्स के द्वारा गवर्न की जाती है। बहुत सारे पब्लिक मीडिया एजेंसी एंड सम अदर एजेंसीज का नाम ले रहे हैं, तो क्या इसमें सच्चाई है सर? ऐसे ऐसे जो ज्ञानी पत्रकार हैं, आप समझिए 100 प्रशांत किशोर को बोल जाइए। कोई अगर ये कहता है कि फॉरेन का आदमी बिहार इंडिया का इलेक्शन कंट्रोल करता है, तो इसका मतलब कि आप भी उसमें शामिल हैं, उस कंट्रोल में। आप भी फॉरेन फोर्स के कहने पर वोट दे रहे हैं। किसी का इतना दम है कि 130 करोड़ आदमी का ईमान खरीद लेगा? कौन फॉरेन पॉलिसी, कौन फॉरेन एंटिटी है जिसके पास इतना पैसा है कि भारत के 130 करोड़ वोटर का ईमान खरीद ले? संभव है ये? किताब बेचने के लिए कुछ भी लिख दीजिए, ये कहीं संभव है? आप प्रोफेसर हैं, एक गांव में आप हमको 10,000 वोट खरीद के दिखाइए जरा। आप जितने बड़े करोड़पति हैं, जितने बड़े करोड़पति हैं, जितने बड़े फॉरेन फर्म हैं, किसी एक गांव में 10,000 वोट खरीद के दिखाइए तो जरा। कोई मानेगा? पैसा ले लेगा, फिर भी वोट वैसा ही देगा जैसे उसको मन है ना? ये संभव नहीं है कि कोई बाहर से बैठ के इलेक्शन मैनिपुलेट। देखिए सब जो जनता ने तय किया है वो ठीक है, ये मानकर चलिए। लोकतंत्र इसी पर चलता है और इसी पर चलना है। जनता जनार्दन है। अगर जनता हमारी बात समझकर हमको वोट नहीं करती है तो जनता में गलती नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे प्रयास में, हमारे बात कहने में, समझाने में कुछ न कुछ कमी रह गई। जनता हमेशा ठीक है। लोकतंत्र में मालिक वही है। अगर हम अपनी बात नहीं समझा पाए, हम वो विश्वसनीयता नहीं बना पाए आज या 3 वर्ष के बाद, तो उस दिन भी आकर आपसे यही कहेंगे कि हमारे प्रयास में कमी रह गई, हमको और मेहनत और बेहतर प्रयास करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक और कार्यक्रम में आप पहले सवाल पूछ आखिरी और कोई अगर पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। खत्म करें